सीईआरटी क्लास 5 ईवीएस अध्याय 9 डायरी कमर सीधी ऊपर ऊपर चढ़ो। पहाड़ पर चढ़ने का कैंप नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी सन सन 2 फरवरी सन 1982। पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे। बड़ी उमंगों के साथ कैंप में केंद्रीय विद्यालयों से आई करीब 20 टीचर थी, जिनमें एक मैं थी। बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्थाओं से थी। आज कैंप का दूसरा दिन था। सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखे तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। एक ही दिन में पहाड़ी सकरे उबड़ खाबड़ रास्तों पर 26 किलोमीटर चलना, वह भी कमर पर सामान से भरा पिट्ठू बैग लेकर। बाप रे, कल का वह दिन! मैं आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे चलकर एडवेंचर्स कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे उससे क्या क्या कहना है जिससे ट्रेनिंग पर न जाना पड़े। तभी पीछे से उनकी भारी सी आवाज़ सुनाई पड़ी। मैडम, नाश्ते के समय आप यहाँ क्या कर रही हो? हरी अप, वरना भूखे ही ट्रैकिंग पे जाना होगा। सर। मैं आगे के शब्द में मुंह में ही रह गए। पैरों में छाले पड़े हैं, चल नहीं सकती, यही कहना चाहती थी ना आप? जी सर। यह कोई बात नहीं, जल्दी तैयार हो जाओ। नहीं, मैं मुंह लटकाकर चल दी तैयार हो जाने के लिए। अभी मुड़ी ही थी कि फिर उनकी आवाज़ सुनाई दी। सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर होंगी। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी। पहाड़ों पर लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, यह सबको बताया जा चुका है। बताओ, क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं? पहाड़ों पर चढ़े हो? कब और कहाँ? तुम एक ही बार में पैदल कितनी दूर तक चले हो? कितना चल सकते हो? कल्पना करो, पहाड़ पर चढ़ने के रास्ते कैसे कैसे होते होंगे, चित्र बनाओ। एक बड़ी जिम्मेदारी। ग्रुप लीडर जो बातें बताई गई थी, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के बढ़ जाने पर आगे बढ़ना, जो चल न पाए उसका हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, बाकी के सबके खाने पीने का इंतजाम करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में अलग ही है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सजा है या मजा। ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों की लड़कियों में मैं अकेली ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। इन सभी से मिलना मुझे अच्छा लगा। किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती थी। मुझे आज भी दुख है कि मैं मिजोरम की खाना बदोशी से एक बार फिर बात नहीं कर पाई। उसे केवल मिजो भाषा आती थी, लेकिन फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े रहे। ग्रुप लीडर की जिम्मेवारी के बारे में तुम क्या सोचते हो? अगर तुम्हें ऐसे कैंप में लीडर चुना जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी कक्षा में मॉनिटर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है? क्या तुम मॉनिटर बनना पसंद करोगे और क्यों? जब नदी पार की, रोज की तरह सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला। ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए सुबह सभी को मेडिकल चेकअप होता। पट्टियाँ बांधते और दर्द की मरहम मलते हुए हर रोज एक एक दिन गिनते। करीब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग चढ़ने के बाद हम नदी के पास थे। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक मोटा मजबूत रास्ता बंधा था। इसे दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिट ऑन खूंटों से मजबूती से बांधा था। मन में अजीब सी बेचैनी थी, पता नहीं क्यों। मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं रास्ता खुल गया तो, ये हुक उखड़ गए तो। मैं मन ही मन नदी की चौड़ाई आंक रही थी। हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, उसमें सीलिंग यानी एक तरह का हुक होता है डाला, और उस सीलिंग को नदी पर बंधे मोटे रस्से में डाला। बर्फीले पानी में छप छप करते हुए वे न, वे नदी के पार थे। उस तेज बहाव वाले पानी में उतरने को कोई तैयार नहीं था। सभी एक दूसरे को पहले जाने
को कह रहे थे। मैं भी लाइन में सबसे पीछे सबकी नज़र से बचते हुए जा खड़ी हुई। तभी प्रशिक्षक हुक और रस्सी लेकर मेरे पास आ खड़े हुए। मैं आई हुई मुसीबत को समझ गई। बचाव का कोई रास्ता न था। मैं नदी में उतरने को तैयार तो हो गई, पर साहस नहीं जुटा पा रही थी। सर मेरे मन की हालत तो समझ रहे थे। वे जोर से बोले, 3 चीयर्स फॉर संगीता, है ना मैडम। इसके साथ ही किसी ने हल्के से मुझे पानी में धकेल दिया। लगा पैर शून्य हो गए। मैं कांपने लगी। किटकिट किटकिट मेरे दांत बज रहे थे। मैं रस्सा पकड़कर पैर जमाते हुए चल रही थी। किनारे पर तो पानी कम था, पर धीरे धीरे पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया। नदी के बीचों बीच जमीन पर मेरे पैर टिक नहीं रहे थे, फिसल रहे थे। डर, घबराहट और ठंड के मारे मेरे हाथ से रस्सा छूट गया। मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। आ लगा अब तो बह जाऊंगी, पर नहीं। मैं तो हुक के सहारे रस्सी से बंधी हुई पानी पर पड़ी थी। रस्सा पकड़ो की आवाज़ें मुझे सुनाई दे दी। फिर हिम्मत करके मैंने रस्सा पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हिम्मत बटोरती आखिरकार मैं किनारे पर पहुंच गई। नदी से बाहर निकलते ही मुझे एक खास खुशी का एहसास हुआ। खुशी एक जोखिम भरा काम कर पाने की। अब किनारे पर खड़ी मैं बाकी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर रस्सा कसकर पकड़ने की सलाह दे रही थी। जोखिम से जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला, यह उसी का परिणाम था। पता करो और लिखो, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। रस्सी और हुक का इस्तेमाल किस चीज़ में होते देखा है क्या? पहाड़ी नदी पार करने के लिए हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? पहाड़ों पर ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत क्यों होती है? क्या तुमने कभी किसी से जोखिम भरे काम के बारे में सुना है क्या? क्या तुमने कभी कोई हिम्मत भरा काम किया है? यदि हाँ, तो अपनी कक्षा में सुना उसे अपने शब्दों में लिखो। रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना। 15 किलोमीटर चढ़कर हमें टेकला गांव पहुंचना था। यह गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। खाने का डब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चेयर जैकेट, सीटी ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान पिट्ठू बैग में लिए हम टेकला में खड़े थे। सीढ़ीदार खेतों में मौसम के अनुसार फल और सब्जियां उगी थी। सामने की एक बड़ी बिल्कुल सपाट, लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। हमें बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत जगह पहचान ले। आ, आज आज मेरा मन पीछे हटने को नहीं था। मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। तभी हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, सीलिंग डाला और नीचे लटकता मोटा रस्सा पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। मुझे लगा कि वो उस चट्टान पर दौड़ रहे थे। मैंने भी सीलिंग डालकर चट्टान पर पैर बढ़ाया, लेकिन पैर बढ़ते ही मैं फिसली और उस रस्से से झूलने लगी। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो, आवाज़ आई। कमर सीधी रखो, आगे मत झुको। मैं एक बार फिर बढ़ी। चट्टान को जमीन मारकर मैं उस पर सीधी चढ़ने लगी। तभी वापस उतरना बाकी था, जिसे पर्वतारोही की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। एक बार फिर मैं बेझिझक हो निडरता से चट्टान से नीचे उतरने को खड़ी थी। क्या तुम कभी पेड़ पर चढ़े हो? कैसा लगा? पेड़ पर चढ़ते हुए तुम्हें डर लगा या नहीं? क्या कभी गिरे भी? क्या तुमने कभी किसी को छोटी दीवारों पर चढ़ते देखा? दीवार पर चढ़ते और ऊंची चट्टानों पर चढ़ते हुए तुम्हें क्या अंतर लगता है? एक मज़ेदार घटना। शाम हो चली थी। खाना बदोशी को भूख लगी थी और हमारा खाने का सामान भी खत्म हो गया था। मेरे देखते ही देखते वह कटीली तार पार करके एक बगीचे में घुस गई। वहां से दोनबी को भूख लगी थी, है ना। वहां से वह 2 बड़े बड़े पहाड़ी खीरे तोड़ लाई। तभी पीछे से एक पहाड़ी महिला ने उसका बैग पकड़ लिया। अपनी भाषा में वह खोन दोनबी से कुछ कह रही थी। उसकी पहाड़ी भाषा हमारी समझ में से बाहर थी। खोन दोनबी
बीच बीच में मीज़ो भाषा में कुछ जवाब देती थी जो हमें समझ न आता। मैं उन दोनों को हिंदी में कुछ समझाती, लेकिन किसी को भी किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार हाव भाव से मैंने उस महिला को समझाया और गलती मानी। इतनी देर से सारा ग्रुप बहुत आगे निकल चुका था। इतनी देर में अंधेरा हो चुका था और मुझे लगा हम गलत रास्ते पर बढ़ रहे थे। हम बहुत घबरा गए। टॉर्च से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हमने घबराकर हाथ पकड़ लिए। ठंड में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, कहा, कहाँ हो तुम सब? पहाड़ों पर मेरी आवाज़ गूंजने लगी। हमने जोर जोर से सीटियाँ बजानी शुरू की और टॉर्च से रोशनी की। तब तक शायद ग्रुप को पता चल चुका था। जवाबी सीटियाँ बजने लगी। हम उस संकेत को समझ गए। टॉर्च जलाते हुए, हाथ पकड़े, पसीने से ततर-पतर हम वहीं अपनी जगह पर खड़े हो गए। खोन दोनवी को लगा कि हमें कुछ न कुछ बोलते रहना चाहिए। उससे मिजो भाषा में जोर जोर से कोई गीत गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में हमें ग्रुप मिल गया। तब जाकर हमारी जान में जान आई। क्या तुम्हारी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जिसे तुम्हारी भाषा समझ नहीं आती हो या उसकी भाषा तुम्हें समझ में नहीं पाते हो? ऐसे में तुम क्या करते हो? क्या कभी तुम भी रास्ता भूले हो? तब तुमने क्या किया? खोन दोनवी ने ऐसी स्थिति में जोर जोर से गीत क्यों गाया होगा? क्या डर से उभरने के लिए तुमने किसी और को कुछ खास करते हुए देखा है? और क्या और कब? बिना बात किए अपने दोस्त से किताब या कुछ चीज़ें मांगो। इसी तरह कक्षा में बिना बोले अपनी बात समझाने की कोशिश करो। एक खास मुलाकात। रात को खाने के बाद हमें एक खास मेहमान से मिलवाया गया। वे थी बछेंद्री पाल। उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थी। उस खुशी के माहौल में सभी गा बजा रहे थे। बछेंद्री पाल एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी। बेडू पाको बारह मासा, काफल पाको चैत मेरी छैला। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यही बछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इतिहास रचेगी। कैंप। हम अब लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे। हमें रात को यहीं रुकना था। हम अपना अपना टेंट लगाने की कोशिश में लगे थे। टेंट लगाने के लिए और बिछाने के लिए हमारे पास प्लास्टिक की दो तह वाली सीट थी, जिसमें हवा रुकी रहती है और ठंड नहीं आती। हमने खूंटे गाड़े और टेंट बांधने शुरू किए, पर यह क्या, एक तरफ से बांधते तो दूसरी तरफ से उखड़ जाता। बड़ी मुश्किल से टेंट लगे। फिर हमने टेंट के चारों तरफ नाली खोदी। अब हम सभी भूख से बेहाल थे। हमने पत्थरों से चूल्हा बनाया, लकड़ियाँ इकट्ठा की करके चूल्हा जलाया और खाना पकाया। खाना पकाकर छिलके और कूड़े एक पैकेट में इकट्ठे किए और जगह साफ की। सोने के लिए हम स्लीपिंग बैग में घुस गए। हमारे स्लीपिंग बैग की तहों में पंखे भरे हुए थे, जिनसे गर्मी रहती है। मैं सोच रही थी क्या इसमें मैं सो पाऊंगी, लेकिन हम इतने थके हुए थे कि स्लीपिंग बैग में घुसते ही नींद आ गई। सुबह जगे। स्लीपिंग बैग है ये। बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वे कक्षा में अन्य बच्चों के घरों पर बोली जाने वाली भाषाओं को जानने और सीखें। इससे अन्य भाषाओं के लिए उनका सम्मान बढ़ेगा। तो बर्फ गिर रही थी। सफ़ेद सफ़ेद रुई के कतरों की तरह थी बर्फ। वहाँ देखते ही मज़ा आ गया। पेड़ पौधे, घास, पहाड़ सभी कुछ सफ़ेद दिख रहे थे। आज हमें बर्फ पर और ऊपर लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना था। ऊपर चढ़ने के लिए हमें छड़ियाँ दी गई। हम छड़ी के सहारे पैर जमा कर बढ़ते रहे। बार बार पैर फिसलते रहे। दोपहर होते होते हम बर्फ से ढके पहाड़ों पर थे। वहाँ हमने स्नोमैन बनाया और बर्फ के गोलों से भी खेले। कैंप का आखिरी दिन। कैंप फायर। आग जलाने की तैयारियां चल रही थी। सभी ग्रुप अपना अपना प्रोग्राम तैयार करके आए थे। खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच गाना, चुटकुले, हंसी मजाक में कब रात 12 बज गए पता ही नहीं चला। तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया।
मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन भी कोई गड़बड़ न हो गई हो, पर उन्होंने जब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मेरा नाम की घोषणा की तो मैं अवाक उन्हें देखती रह गई। ब्रिगेडियर साहब का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर था और मेरी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे। पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नाली क्यों खोदी गई, पर्वतारोहण की तरह, और कौन कौन से काम हैं जिन्हें एडवेंचर कहा जाता है और क्यों। डायरी डायरी के ये पन्ने संगीता अरोरा के खुद के अपने अनुभव हैं। वे केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग दिल्ली में पढ़ाती है। इस पुस्तक की निर्माण समिति की सदस्य है। कल्पना करो, तुम पहाड़ पर हो, तुम्हें वहाँ कैसा लग रहा है, क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या करने का मन कर रहा है। खेल खेल में पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल में पिकनिक के लिए गई। वहाँ अपनी सहेलियों के साथ वो खेल खेल में लगभग 4,000 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। वहाँ था केवल घुप अंधेरा, ठंड और डर, पास में कुछ नहीं, और बितानी थी पूरी रात। हाँ, यह है गढ़वाल के नाकुड़ी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन की एक घटना है। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी। 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। एक धमाका 18 लोगों की उस टीम में 7 महिलाएं थीं। चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी। सब लोग तंबू गाड़ कर सो गए। करीब 12:30 बजे रात को धड़ की आवाज़ के साथ एक जोरदार धमाका। इससे पहले कि वे उठ पाते, टेंट उखड़ गया और कोई भारी चीज उनसे जोर से टकराई। बछेंद्री तो मानो बर्फ की चादर में ही लिपट गई। पूरी टीम के लोगों को बहुत चोटें आई। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद खोद कर उन पर से बर्फ हटाई और उन्हें बाहर निकाला। उनका सिर जख्मी था। यह एक भयंकर बर्फ का तूफान था। टीम के और लोग नीचे बेस कैंप में लौट गए, लेकिन बछेंद्री जैसे तैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ी। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में उसको सागर माथा पर कदम रखा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोला जाता है। उनके साथ उनकी टीम का एक साथी भी था। चोटी पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह नहीं थी। पैर फिसलते ही हजारों फीट नीचे ही गिरकर रुकते। उन्होंने बर्फ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ा और रस्से से अपने आप को उस हुक से बांधा। तब वे लोग वहां खड़े हो पाए। वे ठंड से कांप रही थी पर खुशी से झूम भी रही थी। उन्होंने वहां माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। शिक्षक बच्चों को पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे सीलिंग, पिट ऑन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग इत्यादि के चित्र दिखाकर या असल में दिखाकर चर्चा करवा सकते हैं। बछेंद्री ने चोटी पर तिरंगा क्यों गाड़ा होगा, झंडा कब कब फहराते, अपने देश के झंडे के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। अब 6 से 8 के बच्चों के समूह में बट जाओ। अपने अपने समूह के लिए झंडे का डिजाइन बनाओ। झंडे का यह डिजाइन तुमने क्यों चुना? क्या तुमने किसी और देश का झंडा को देखा है? लोग एडवेंचर के लिए क्यों जाते हैं? कोई 2 उदाहरण लेकर समझाओ कि पहाड़ पर चढ़ना एक चुनौती भरा एडवेंचर क्यों हो सकता है। तुम पहाड़ पर चढ़ने जाते हो तो क्या तैयारी करते हो? अपने साथ क्या क्या ले जाते हो? अपने शब्दों में लिखो।